हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। ये टॉपिक जो है उन्हीं के नाम पर है। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने जो है 4 प्रतिरोध, इसके अलावा एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर को जो है परस्पर जोड़कर एक परिपथ तैयार किया। और उस परिपथ की सहायता से जो हम लोग वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे, यानी कि जो परिपथ इन्होंने तैयार किया था उसके द्वारा जो है किसी भी चालक का जो है वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। उसी वैद्युत परिपथ को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। याद रखिएगा, आप बताएंगे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर को परस्पर जोड़कर एक परिपथ तैयार किया, जिसकी सहायता से किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। इसी परिपथ को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। या फिर इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें 4 प्रतिरोध यूज किए जाते हैं, जिसमें से 3 प्रतिरोध जो है वो ज्ञात होते हैं और एक प्रतिरोध जो होता है वो अज्ञात होता है। यानी कि 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से जो है इसमें चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये भी शार्ट में आप बता सकते हैं कि इस परिपथ व्यवस्था द्वारा जो है 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तारों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इस परिपथ व्यवस्था द्वारा 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तारों, 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तारों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 जो है ज्ञात होते हैं, इसके अलावा जो चौथा होता है वो अज्ञात होता है। तो उसी का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा। तो पहले इसकी परिपथ व्यवस्था ध्यान दीजिए आप, यानी कि किस प्रकार से इसका परिपथ तैयार करते हैं। तो इसमें 4 प्रतिरोधक तार होते हैं। इस प्रकार से इसमें ये पहला तार हो जाएगा, इस प्रकार से ये दूसरा हो जाएगा, इसके बाद इस प्रकार से ये तीसरा तार हो जाएगा और ये यहाँ पर चौथा तार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 4 प्रतिरोधक तार होते हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ए बी, ये पहला तार हो गया। इसी प्रकार बी सी और इसको मान लेते हैं डी। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ पर एक शेल लगा होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक कुंजी लगी होती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है एक गैल्वेनोमीटर होता है, यानी कि धारा मापी, और यहाँ पर भी एक कुंजी लगी होती है इसमें, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका परिपथ जो है तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 4 प्रतिरोधक तार हो गए, जिसमें हम लोग मान लेते हैं P Q R S। इस प्रकार से जो है ये 4 प्रतिरोधक तारों के प्रतिरोध हो गए यहाँ पर। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर सेल लगा हुआ है, ये यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कुंजी K1 है, ये यहाँ पर कुंजी K2 है, ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो सेल लगा है ये प्लस और ये माइनस। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ये प्लस और माइनस है, यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो यहाँ से प्रवाहित होगी, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ से जो धारा आएगी इसे हम लोग मान लेते हैं I, इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो ये इसकी परिपथ व्यवस्था हो गई। यानी कि अगर आप इसमें लिखना चाहें परिपथ व्यवस्था इसमें आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस चित्र की सहायता से आप बताएंगे इसमें कि चित्र की भांति, याद रखिएगा, चित्र की भांति 4 प्रतिरोधक तारों, यानी कि ए बी, बी सी, इसके अलावा ए डी और डी सी को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन चारों तारों को जो है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में मोड़ा गया है। तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि चित्र की भांति जो है 4 प्रतिरोधक तारों ए बी, बी सी,
AD व DC को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R व S हैं, जिसमें से आप बताएंगे कि P, Q और R ज्ञात हैं। इसके अलावा S जो है ये अज्ञात है। इसके अलावा इसमें बताना है कि विकर्ण AC, जो ये आपका विकर्ण AC है, ध्यान दीजिए AC, इसमें ध्यान दीजिए इस विकर्ण में एक सेल लगा है और एक कुंजी लगी है। तो यही आप बताएंगे कि विकर्ण AC में एक लैप्लासियन सेल और कुंजी K1 लगाई गई है, जबकि विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर G तथा कुंजी K2 लगाई गई है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिपथ व्यवस्था लिखनी है। एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप इसमें बताएंगे कि चित्र की भांति 4 प्रतिरोधक तारों AB, BC, इसके अलावा AD व DC को जो है समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R व S हैं, जिसमें से P, Q, R जो है ज्ञात है। इसके अलावा S जो है अज्ञात है। इसके अलावा इसमें बताएंगे आप विकर्ण AC में जो है एक लैप्लासियन सेल और कुंजी K1 लगाई गई है, जबकि विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर G और धारामापी कुंजी K2 लगाई गई है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिपथ व्यवस्था इसकी लिखनी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, परिपथ व्यवस्था के बाद इसकी क्रिया विधि यानी कि ये कार्य किस प्रकार करता है। तो कार्य के लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लगा हुआ है सेल, तो इस सेल से जब धारा प्रवाहित होगी यानी कि I, तो ध्यान दीजिए धारा जब यहाँ पर आएगी यानी कि बिंदु A पर, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग इधर जाएगा और दूसरा भाग इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से I धारा आ रही थी, यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो एक भाग हम लोग मान लेते हैं I1 और दूसरा भाग इसको मान लेते हैं I2। तो जो धारा यहाँ से जाएगी I1 वही आगे इधर जाएगी I1, और जो धारा इधर से जाएगी वो यहाँ पर जाएगी I2, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए इसे कार्य किस प्रकार करेगा ये। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुंजी K1 दबाएंगे, यानी कि आप बता सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है कुंजी K1 दबाते हैं, उसके बाद कुंजी K2 दबाते हैं, जिससे जो है सेल से प्रवाहित धारा बिंदु A पर जो है चित्र की भांति I1 और I2 में विभक्त हो जाती है, और चारों प्रतिरोधक तारों को जो है इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में जो है कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इन चारों तारों को जो है इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। तो वही बताना है आपको कि चारों तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस अवस्था को हम लोग अविक्षेप स्थिति बोलते हैं, याद रखिएगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं अविक्षेप स्थिति। तो वही यहाँ पर आपको बताना है कि इस अवस्था को हम लोग अविक्षेप स्थिति कहते हैं। और अविक्षेप स्थिति में जो है ये जो विकर्ण BD है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, याद रखिएगा कि अविक्षेप स्थिति में जो है विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये विकर्ण जो है सेतु का कार्य करता है। इतना आपको यहाँ पर क्रियाविधि में बताना है। एक बार आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। आप इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम सेल कुंजी K1 तत्पश्चात धारामापी कुंजी K2 दबाते हैं, जिससे सेल से प्रवाहित धारा बिंदु A पर चित्र की भांति I1 व I2 में विभक्त हो जाती है, और चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस अवस्था को अविक्षेप स्थिति कहते हैं। इसके अलावा बताएंगे कि अविक्षेप स्थिति में विकर्ण BD जो है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यह सेतु का कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर जो विकर्ण BD है अविक्षेप स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ये विकर्ण यहाँ पर सेतु का कार्य करेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें 2 बंद पाश हैं, एक आपका ये है और दूसरा बंद पाश ये है, यानी कि एक बंद पाश आपका ये हो गया और दूसरा बंद पाश ये हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका क्रम हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं, ऐसे ये आपका एक बंद पाश हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बंद पाश, ध्यान दीजिए ऐसे क्रम है इसका, तो इसका मतलब A B D A। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बंद पाश A B D A, इतना लिखा जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बंद पाश A B D A में लूप नियम से, लूप नियम यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से या फिर लूप नियम से। तो अब ध्यान दीजिए जब लूप नियम का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे तो लूप नियम में आपको बताया गया है कि बंद पाश में कार्यरत धाराओं,
तो इस बंद पाश में कार्यरत धाराएं, ध्यान दीजिए, ये हो गई कार्यरत धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों। तो ये धारा है और इसके संगत प्रतिरोध है P, तो I1 गुणे P इतना होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ से आएंगे, इसके बाद इधर जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये बंद पाश इस क्रम में आएगा तो यहाँ पर धारा, ध्यान दीजिए, किस प्रकार प्रवाहित हो रही है, ऐसे जा रही है, और हम लोग का क्रम जो है उल्टा है। तो आपको बताया गया जब मुख्य धारा के विपरीत दिशा में आते हैं तो वहाँ पर जो धारा लेते हैं उसका मान माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 गुणे इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा R। इस प्रकार से ये आपको द्वितीय नियम में बताया जा चुका है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस बंद पाश में कहीं भी विद्युत वाहक बल नहीं दिया गया, तो विद्युत वाहक बल नहीं दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। इस प्रकार से यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, I1 P, ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा I2 R। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 इतना हुआ। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरे बंद पाश में जो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसमें भी इस प्रकार से अगर इसका क्रम लेते हैं तो यहाँ पर बंद पाश होगा B C D B। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है बंद पाश B C D B में लूप नियम से। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग लूप नियम फिर से प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए इसका क्रम ऐसे है। तो यहाँ पर धारा है I1, ये हो जाएगी I1 गुणे इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा Q। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर आइए, इस क्रम में आएंगे और यहाँ पर फिर इसकी विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो I2 फिर यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस I2 गुणे इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा S। इसमें भी ध्यान दीजिए कहीं भी विद्युत वाहक बल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 0। इसके बाद ध्यान दीजिए I1Q बराबर, ये माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा I2S। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को जो है 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से जो है भाग करने पर। तो अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 ये है, यानी कि I1P इसका LHS और इसके LHS से भाग करेंगे, यानी कि I1Q बराबर RHS में ध्यान दीजिए I2R, यहाँ पर दिया गया है I2S इतना। तो अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर जो है I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ पर I2 से I2 कट जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा P बटे Q और बराबर में आ जाएगा R बटे S। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। अब इसमें आपको ये बताया गया था कि P, Q और R ये तीनों ज्ञात हैं, S यहाँ पर अज्ञात है। तो अगर इस S का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए ये S इधर आ गया, ये पलट के उधर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा R इंटू, जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा Q और बट्टे में आ जाएगा P। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध S का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से जो है व्हीट स्टोन से तो आपका कार्य करता है। अब इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि पहला मुख्य पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताई गई है अविक्षेप स्थिति। तो ये याद रखिएगा, अगर अविक्षेप स्थिति में यहाँ पर जो विकर्ण BD और इसके अलावा जो विकर्ण AC है, इन दोनों को अगर परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि एक दूसरे से बदल दिया जाए, तो भी यहाँ पर अविक्षेप स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अविक्षेप स्थिति में विकर्ण BD तथा AC को परस्पर बदल दिया जाए तो अविक्षेप स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग विकर्ण BD
और विकर्ण AC को आपस में बदल देंगे तो भी यहाँ पर जो है अविक्षेप स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा यहाँ पर जो तार यूज हुए हैं यानी कि चारों प्रतिरोधक तारों के प्रतिरोध जो है वो एक ही कोटि के होने चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि चारों प्रतिरोधक तारों के प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए जिन भुजाओं में समान धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए AB और इसके अलावा BC, यहाँ पर भी I1 जा रही, यहाँ पर भी I1 प्रवाहित हो रही, तो जिन भुजाओं में समान धाराएं प्रवाहित होती हैं उन्हें आनुपातिक भुजाएं कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं इसमें कि जिन भुजाओं में समान धाराएं प्रवाहित होती हैं, उन्हें आनुपातिक भुजाएं कहते हैं। आनुपातिक भुजाएं कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप बता सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए AB इसके अलावा BC, इसके अलावा ध्यान दीजिए जैसे कि AB BC, उसी प्रकार ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं तथा AD DC परस्पर आनुपातिक भुजाएं हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जिन भुजाओं में समान धारा प्रवाहित होती है वे जो है परस्पर आनुपातिक भुजाएं होती हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।